हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज मैं आपके सामने काइनेटिक एनर्जी और वर्क इनकी डिस्कशन रखूंगा और उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम पे डिपेंड कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक पहले रख देना चाहिए आपके सामने, सो दैट कि अगर हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कोई हेजिटेशन ना हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। ऑल्दो कि वी आर डिस्कसिंग द वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, बट बीच में मुझे ये टॉपिक लाना ही पड़ा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो इसकी हेल्प से सॉल्व हो रहे हैं। चलो छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बहुत सारी बातें हम जानते होते हैं क्योंकि हम 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी की छोटी छोटी बातें। सबसे पहले तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो, आपको ऐसा लगेगा शुरू में कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप जिस क्वालिटी कंटेंट के लिए यूट्यूब पे आते हैं वो आपको सब मिलेगा, 100% से भी ज़्यादा मिलेगा। बस आपको सब्र रखना होगा। और मेरे दिमाग में एक्चुअली डिले इसलिए हो जाता है काफ़ी दिनों में कि 2-4 दिन के बाद वीडियो बनता है कि मैं यही सोचते रहता हूँ कि मैं बोर्ड पे वीडियो बनाऊँ कि आईपैड पे वीडियो बनाऊँ, बोर्ड पे वीडियो बनाऊँ कि आईपैड पे वीडियो बनाऊँ। आईपैड में मैं रात को भी बना सकता हूँ, बोर्ड पे थोड़ा सा लाइटनिंग इशू होता है तो इसलिए बोर्ड पे बस दिन में ही बनाया जा सकता है। फिर भी मैं कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि आपके सामने जल्दी से जल्दी वीडियो रिलीज़ करूँ। काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और ये कौन सी एनर्जी है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सो दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मोशन। कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक। तीसरा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी का हम ये लिख सकते हैं कि ये आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो हम बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूला कब रेलिवेंट हो सकता है? ये फॉर्मूला तब रेलिवेंट है जब v जो है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर v स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाता है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा ग्राफिकली भी। तो जो और हमारे पास अब पॉइंट होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है, बट नेवर नेगेटिव। क्यों ज़ीरो नहीं होगी? नेवर नेगेटिव, बिकॉज जो मास है वो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा रहेगा और स्पीड जो है या तो ज़ीरो हो सकती है या ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकती है। ना ही वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है ना ही मास ज़ीरो हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि मास और वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी ही होगी। यूनिट वाइज देखते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी को प्यार से जो इसका यूनिट लिखा जाता है जूल लिखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कोई एक्सप्रेशन आता है, लेट्स से 20 × 10⁻6 जूल, तो पूछा जाए कि इसको व्हाट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा? 20 × 10⁻6 को किससे डिवाइड कर दूंगा? मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस में होगा? वो यूनिट होगी उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं वर्क पे कि वर्क कैसे काम करता है, वर्क है क्या। हालांकि जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैं जल्दी से न्यूमेरिकल पार्ट पे चला गया था वर्क का ब्रीफ डिस्कशन करके, बट मुझे लगा कि ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैं आपके सामने ये अब टॉपिक फिर से छोटा सा एक पार्ट लेके आया हूँ कि वर्क होता क्या है और इसको मैं दोबारा क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, होता क्या है कि मान लो कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक,
इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब या तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, एनर्जी को गेन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, एनर्जी रिलीज कर सकता है। ठीक, दो ही ऑप्शन है, या तो गेन करेगा एनर्जी या एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। किसके साथ कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, है ना। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो गेन कर रहा है एनर्जी को या एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये किसकी हेल्प से कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग, या फिर आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वर्क कहा जाता है। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज होती रहती है, किसकी हेल्प से, एक्सचेंज होती है एनर्जी, एनवायरनमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द ऑब्जेक्ट, जैसे ये इन्वायरमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किसकी हेल्प से हो सकता है, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, एक तो ट्रांसफ़र हो सकता है ये फोर्स के कारण, और दूसरा ये जो एक्सचेंज वाला ट्रांसफ़र है एनर्जी का, वो होता है हीट ट्रांसफ़र। सो हम बात लिख सकते हैं, so exchange between the environment and the object can be take place by two means. So transfer occur by two modes. कौन कौन से वो मोड्स हैं, पहला मोड तो है फोर्स, और दूसरा मोड जो है वो है हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र तो हमारे पास एक पूरा चैप्टर होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम कौन सा टॉपिक, किसके ज़रिए एनर्जी एक्सचेंज पढ़ेंगे, फोर्स के ज़रिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है फोर्स की हेल्प से, वो कैसा है और उसको क्या कहते हैं। सो द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स इज़ ए प्रोसेस नोन एज वर्क। ये आप बात याद रख लें आज से, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर मीन्स या तो गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट एनर्जी को या रिलीज कर रहा है। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाया ए फोर्स इज ए प्रोसेस नोन एज डूइंग वर्क। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो अब आपको पता लगा होगा कि वर्क किसको कहते हैं, एक प्रोसेस को। वो प्रोसेस क्या करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करवाता है ऑब्जेक्ट और उसके इन्वायरमेंट में। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो छोटी छोटी एग्जांपल से हम ये बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोसेस है, कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको क्या किया गया, एक्सेलरेट किया गया। जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। अब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। ठीक, दूसरा प्रोसेस मैं कहता हूँ कि हमारे पास अगेन एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास v स्पीड है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है। ये जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कुछ आगे चल के इसके पास जो वेलोसिटी v डैश होगा दैट मस्ट बी लेस देन v। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो देखो एक्सेलरेशन का रोल बदला तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन तब होती है जब फोर्स होती है। इसका मतलब जो फोर्स है वही डिसाइड कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी या फिर डिक्रीज़ करेगी ना, कि फोर्स की हेल्प से ही ये सब हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ये जो ट्रांसफ़र एनर्जी हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो वो या तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है उस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से, या फिर क्या हो रहा है, स्पीड का डिक्रीज़ हो रहा है जब क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग में। फिर से बात को सुनिएगा, क्या कहता है कि देयर इज़ ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हुई,
एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैसी, यहाँ पर एक्सचेंज में क्या हुआ है, गेन हुई है ना। तो गेन होने के कारण क्या हो गया, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसा है, गेन है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हो गया एनर्जी का, है ना। तो ये दोनों जो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पर या तो स्पीड अप हो रहा है ऑब्जेक्ट, या फिर स्पीड ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है। तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज कहाँ से कहाँ हुआ, ध्यान से रखिएगा। जब गेन हुआ है, जब एनर्जी का गेन हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो उस प्रोसेस को, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है टू द ऑब्जेक्ट, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट, ऐसे। और यहाँ लिखा जा सकता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द। तो ये बातें बहुत पूछी जाती हैं थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स में, जब आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, या फिर जो फाइनल आपका आंसर आता है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी आ गई अगर, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होगी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, तो उस समय उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर वर्डिंग्स लिखी होती हैं कि कहाँ से किधर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, मतलब उसकी स्पीड अप हुआ है, उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिली है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिक्रीज़ हुई है तो उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, देखो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, अब हमारे पास क्या होगा, तो ये जो फिर वर्क डन का प्रोसेस है, इसको क्या कहेंगे, ये जो वर्क डन का प्रोसेस है उसको हम कहेंगे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुआ है फोर्स की हेल्प से, है ना, तो उसमें हम कहेंगे वही वर्क डन है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स। सो वर्क इज़ डन इज सेड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट, या फिर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो वर्क की मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो उसको क्या लिखा जाएगा, वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर। क्या है वर्क? वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट by mean of a force acting on the object, on the object। तो ये डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या कहता है, वर्क इज एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब एनर्जी का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, या तो टू एन ऑब्जेक्ट होगा या फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट होगा। किसकी हेल्प से हो रहा है ये एनर्जी का ट्रांसफ़र? फोर्स की हेल्प से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अब एनर्जी ट्रांसफ़र, इसको अगर इलस्ट्रेट किया जाए तो एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र कितने तरीके से हो रहा है? 2 तरीके से। कैसे कैसे? एक तो हो गया टू द ऑब्जेक्ट, ठीक, एक हो गया फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब जब टू द ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन। और जब फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जो कुछ वर्डिंग्स आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ के बहुत कन्फ्यूज़न होता है,
तो यहाँ पर जो वर्ड वर्क होता है उसका मतलब होता है ट्रांसफर्ड एनर्जी। जो एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई है उसको वर्क कहा जाता है। क्या मीनिंग है उसका? ट्रांसफर्ड एनर्जी, ट्रांसफर्ड एनर्जी। और एक होता है डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, इसका मतलब है एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी। सो वर्क क्या है? वर्क इज सिंपली द ट्रांसफर्ड एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है ऑब्जेक्ट से इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट से ऑब्जेक्ट में। ठीक, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपस में कैसे रिलेट करते हैं, है ना। तो हेडिंग लिख लेते हैं वर्क एनर्जी। तो हेडिंग लिख लेते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो कुछ किताबों में सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। ओके, तो ये सीखते हैं ये क्या है। ये कहता है कि इफ द फोर्स चेंजेस, है ना, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है जिसकी हेल्प से कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में चेंज आया है, अगर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है फोर्स लगाने से, ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और उसके कारण क्या हो रहा है? उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहता है कि जो वर्क डन हुआ है दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है? इफ द फोर्स changes the speed of the object, then it is also changing the kinetic energy of the object, changing the kinetic energy of the object, है ना, करेगी ही करेगी। तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ द ओनली एनर्जी विच इज़ चेंजिंग। ध्यान रखना इस बात को वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज़ द ओनली टाइप ऑफ एनर्जी of the object being changed by the force, then the change in kinetic energy, change in kinetic energy जिसको डेल्टा के भी लिखा जाएगा या डेल्टा के ई लिखा जाएगा, is equal to the work done, to the work W जिसको लिखा जाएगा by the force। ऐसे क्या बात ध्यान रखनी है? बात ये हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये वाली if the kinetic energy is the only energy, if the kinetic energy is the only energy, ये वाला वर्ड जो है ना only type of energy of the object being changed by the force। अगर ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, और किसी भी ना ही थर्मल एनर्जी में चेंज आ रहा है ना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है उसी सिचुएशन में हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस इक्वेशन को, इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो
क्या है इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर किसके बराबर हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल विच इज इक्वल्स टू द वर्क डन। सो डेल्टा के इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम का रिजल्ट। अगेन याद रखें, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही चेंज होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन क्या है? वैलिड है। तो अगर ऑब्जेक्ट की एनर्जी और कोई एनर्जी भी चेंज हो रही है, देन वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन। क्लियर? ओके, तो उसका एग्जाम्पल दे देते हैं। उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास मान लो कि फ्रिक्शनल काइनेटिक एनर्जी है, एग्जाम्पल के तौर पे कि फ्रिक्शनल काइनेटिक एनर्जी है, फ्रिक्शनल काइनेटिक, हमारे पास फ्रिक्शनल काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शनल काइनेटिक फोर्स है। तो उसके कारण क्या हो सकता है? वो जो फ्रिक्शनल काइनेटिक फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज करती ही करती है ऑब्जेक्ट की। जैसे ये मेरे पास एक सिचुएशन है और इसके ऊपर एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है रखा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फ्रिक्शनल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, एफ के इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसका मास एम था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो इसकी स्पीड है वी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, बट उसके अलावा और क्या हो रहा है? और इसकी थर्मल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। थर्मल एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट थर्मल एनर्जी को भी गेन कर रहा है। ऑब्जेक्ट के जो अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स inside the object at vibrating much fastly because of the gain of thermal energy। तो ये दो काम कर रही है जो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है? उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, और उसके साथ साथ एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, और उसके साथ साथ क्या होगा कि उसकी जो थर्मल एनर्जी थी उसमें भी बढ़ावा हो रहा है, उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। इसीलिए इस सिचुएशन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कोई कॉन्सेप्ट से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, डेफिनेटली वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, बट हम डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते। आई होप को आपको समझ आया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कहाँ पर किया जा सकता है और कहाँ पर नहीं किया जा सकता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। उससे पहले मैं शायद सोच रहा हूँ कि आपको ये भी सिखा दूँ कि एक वेरिएबल फोर्स के हेल्प से वर्क एनर्जी थ्योरम के एक्सप्रेशन को कैसे देखा जा सकता है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम विद अ वेरिएबल फोर्स, विद ए वेरिएबल फोर्स, कि इसको कैसे देखा जा सकता है वेरिएबल फोर्स के हेल्प से। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है ना। तो हालांकि मैं बना तो ऑब्जेक्ट रहा हूँ, लेकिन इसको पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक, जिसका मास कितना है? m मास है, और ये मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर एक Fx जो वेरिएबल फोर्स है वो एक्ट कर रही है अलोंग द सेम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग ही ये मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग ही वो वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही है। अब इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि वर्क डन हो रहा है ना, इस पार्टिकल के ऊपर वर्क डन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन आई एक्स से कहाँ तक पहुँच गया? फाइनल पोजीशन तक पहुँच गया। यहाँ कहीं तक ऑब्जेक्ट पहुँच गया है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो
इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान वेरिएबल फोर्स ने ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन किया, तो उसको कैसे देखा जाएगा, उसको हम देन लिखेंगे वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, है ना। तो वो क्या होता है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ये सब तो हम पहले भी सीख चुके हैं। इस तरह से वेरिएबल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब ये जो फोर्स है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डी एक्स। और इस एक्सेलरेशन को एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल मास, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी वी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना डी एक्स अपॉन डी टी, इसको वी एक्स लिखा जा, वेलोसिटी लिखा जा सकता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी लिखा जा सकता है। तो मैं इसको जब वेलोसिटी लिखूँगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, तो मास तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा ये तो डी वी डॉट वी, ऐसा आ गया, वेलोसिटी आ गया। ठीक, अब जब वेलोसिटी का ये डिफरेंशियल एलिमेंट वेलोसिटी का है, तो जो लिमिट्स होंगी ना वो v इनिशियल से v फाइनल्स तक लिखी जाएंगी, अब x की लिमिट्स नहीं लिखी जाएंगी। तो इसी एक्सप्रेशन को जब मैं आगे लिखता हूँ तो ये कैसा लिखा जाएगा, इट कैन बी रिटन एज मास देन इंटीग्रेशन ऑफ v डी v इनिशियल से v फाइनल तक। सो m v का इंटीग्रल कितना होगा, v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या होंगी, v इनिशियल से v फाइनल तक होंगी। सो वर्क डन का एक्सप्रेशन मेरे पास बड़ा ही प्यारा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, m/2 v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। सो इट इज़ नथिंग बट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज अगेन द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब एक न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स को, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, हालांकि इस पे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में लेके आऊँगा, बट अभी जस्ट इस रिज़ल्ट को वैलिड बनाने के लिए, आपके सामने रखने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स से कि मेरे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, तो हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल लिखा जाएगा, और एक्स कंपोनेंट फोर्स का इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और साथ में वाई कंपोनेंट भी है फोर्स का, तो वहाँ पर वाई इनिशियल और वाई फाइनल इस तरह से लिखा जाएगा और डी वाई लिखा जाएगा। चलिए, अब जो एक्स कंपोनेंट है ये है एक्स कंपोनेंट और ये है वाई कंपोनेंट, 3x है एक्स कंपोनेंट ना फोर्स का, तो ये है 3x dx। और कहाँ से कहाँ चेंजेस हो रही हैं, ये देखो, ये है x इनिशियल और ये है x फाइनल। x इनिशियल है 2 और x फाइनल है 3, प्लस जो फोर्स का y कंपोनेंट है दैट इज़ 4, और y कंपोनेंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ये है 3 से 0 dy। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 3, 4 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये y इसका इंटीग्रल आएगा 3 से 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, 3/2। अपर लिमिट x की कितनी है, 3 है, सो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह 2 प्लस 4, इस तरह से। सो वर्क डन कैन बी रिटन एज 3/2 9 minus 4 plus then minus 12. Clear? Okay, so work done is equal to 3/2. This comes out to be 5 and this minus 12. So work done is equal to 15/2 minus 12. Work done is equal to 7.5 minus 12. So work done is equal to negative of 4.5 जूल। सो ये वर्क डन का हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। तो ये जो वर्क डन है अब नेगेटिव आ रहा है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, सो इट शोज दैट द रिजल्ट शोज दैट द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पार्टिकल, है ना, कि एनर्जी पार्टिकल से गई है। अगर पार्टिकल गेन करता है ना तो वो पॉजिटिव आता। रिजल्ट शोज दैट the energy is transferred
फ्रॉम द पार्टिकल बाय फोर्स F, जो भी फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी उसकी हेल्प से। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर होने के कारण उसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, पार्टिकल डिक्रीज। अब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड भी डिक्रीजेस, स्पीड भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आया है इस न्यूमेरिकल का। एक और न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं कि वो कैसा होगा। चलिए एग्जाम्पल 2, तो इसको देखो, ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2m v इनिशियल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2m माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9/2m 4/5m। ये होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, के फाइनल क्या होने वाला है, 1/2m v फाइनल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4/2m विच इज़ इक्वल्स टू 2m। ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जूल्स में होंगी ऑब्वियसली। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम है, सो डिक्रीज़ हुई है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है इस केस में, डिक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होना क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है वर्क डन कहाँ से कहाँ, एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई है, वर्क डन बाय द फोर्स कहाँ से कहाँ। एनर्जी आप गैस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। कैसा होगा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव आएगा। सो वर्क डन अगर हम देखें वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। सो इट कम्स आउट टू बी 2m माइनस 4.5m विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2.5m जूल, इस तरह से। सो वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, सो सिमिलरली हम बी पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिखी जाएगी, 1/2m नेगेटिव ऑफ 2 का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 2m। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 1/2m, इसमें पॉजिटिव 2 का स्क्वायर होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा। सो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज़ की वैल्यू 0 आ रही है। देयरफॉर वर्क डन भी कितना आएगा, 0 आएगा। सो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा, सवाल है तो देखो बहुत सारा डाटा हमें गिवन है और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी इनिशियल और फाइनल, तभी हम इंक्रीज बता पाएंगे। कुछ डाटा हमें गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन है 3.6 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड गिवन है विच इज़ 2.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें यू स्क्वायर की ज़रूरत पड़ सकती है विच कम्स आउट टू बी 5.76 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड का
स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। और डी डिस्प्लेसमेंट है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे जब, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं अगर, तो ये लिखा जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5.76 इंटू 10⁻14 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻15 और डिस्प्लेसमेंट है 3.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है ऐसे। ओके, सो इस एक्सप्रेशन को आप जब सॉल्व करोगे सो इट कम्स आउट टू बी 8.28 इंटू 10⁻14। सो v जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8.28 इंटू 10⁻14। सो वेलोसिटी या स्पीड आप कह सकते हैं 2.88 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। अब कितना काइनेटिक एनर्जी इसके कारण चेंज आया, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब k फाइनल तो 1/2m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 1/2m, फाइनल का स्क्वायर कितना है, ये है फाइनल का स्क्वायर, ये है, और इनिशियल का स्क्वायर कितना है ना, ये फाइनल का स्क्वायर है और इनिशियल का स्क्वायर ये है, ये इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर है, तो दोनों को यूज़ कर लेंगे। सो फाइनल का स्क्वायर जब मैं यूज़ करता हूँ तो इट इज़ 8.28 इंटू 10⁻14 माइनस 5.76 इंटू 10⁻14, ऐसा लिखा जाएगा। मास को भी यूज़ कर लेंगे 1.2, मास इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 1.26 इंटू 10⁻14। सो मल्टीप्लाई करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 2.10 इंटू 10⁻13 जूल। So this is the change in kinetic energy, but in terms of electron volt how we can convert it? So इसको हम डिवाइड कर देते हैं किस टर्म से, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो अब ये किस में लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा। सो फाइनल आंसर डेल्टा के in terms of electron volts comes out to be 1.32 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का। सो आई होप कि ये मैंने छोटा सा डिस्कशन आपके सामने वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क क्या होता है, वर्क को ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कहा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है आपके सामने। तो आपको ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल ही, हालांकि बिल्कुल ही हल्के लेवल के हैं, बहुत सी भारी भरकम न्यूमेरिकल भी मैं लेके आऊँगा आने वाले लेक्चर्स में। सो स्टे ट्यून्ड विद माय कंटेंट, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। सब कुछ मिलेगा आपको, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आईआईटी के लिए है, नीट के लिए है, जेईई मेंस के लिए है, एवरीथिंग, हर कुछ कवर होगा। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था तो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो उसमें हम चाहने पर भी वो सब नहीं कंटेंट डिलीवर कर पाते, है ना। कई बार सब बच्चा होता है ना, हर बच्चा थोड़ी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया तो न्यूमेरिकल लगा लेगा। बच्चे को वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स उनकी नोटबुक में होने चाहिए, तो वो देख देख के निकालते हैं, जो मीडियोकर बच्चा होता है। तो मैं समझता हूँ इस बात को, इसीलिए यहाँ पर मैं हर तरह के, हर लेवल के और बहुत सारे, क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा और क्वालिटी वाइज भी छांट छांट के न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आऊँगा, सो दैट कि आपका भला हो सके। आपने मेरा भला कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए कंटेंट को अपने क्लासमेट्स में और मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।